प्रकार से नकारात्मक ऊर्जा से न भरे। एडमिट कार्ड का करेक्शन नहीं हुआ तो एग्जाम दो जाकर, जो होगा देखा जाएगा, बाद में देखा जाएगा। इस समय नकारात्मक ऊर्जा से न भरे, इतना सोचे कि सबको आ रहा। और कितना डर रहे हो यार, प्री है ये, मेंस थोड़ी है। ये समझ लो 150 में जिसके लगभग 80 प्लस हो जाओगे, हमारा जो आंकड़न लग रहा है 55 माने 50% से ज्यादा, माने 50 से 60 तक मेरिट जाएगी मेंस के लिए, इससे ज्यादा नहीं जाएगी, माइनस मार्किंग है। तो सभी बच्चे डरे नहीं। हालांकि मैं तो कहूंगा 100 प्लस का टारगेट लेके चलो प्री के लिए, क्योंकि 18 गुना मेंस के लिए क्वालिफाई कराएंगे। ठीक है, तो आप सभी को डरना नहीं है। हाँ, लेकिन मैं नहीं कहता कि अब कम करिए आप, माने 70 से ऊपर सभी को रहना है, 80 से 90। टारगेट आपका अच्छा वाला 100 प्लस होना चाहिए, नहीं है तो 80 प्लस जरूर होना चाहिए, सही वाला। यदि कोई 50 प्लस पे जा रहा, ये आपको गुरुमंत्र दे रहा हूं, कोई अगर 50 के आसपास पहुंच रहा है 150 में, तो फिर उसे तुक्का भी लगाना है। बीसी बीसी या ए 5-5 के पेयर में लगाना तुक्का, 5B 5C 5A इस प्रकार से पेयर में लगाना, क्योंकि 2-3 उसमें सही हो जाए, BC ज्यादा सही होता। ठीक है बेटा, तो मैं जैसा टेक्निक बता रहा हूं, अगर 50 सही हो रहा है तो तुक्का जरूर लगाइए, कम से कम 50 क्वेश्चन तक आगे, 50 से 60 क्वेश्चन तक तुक्का लगाइए। हाँ, अगर आप 70 प्लस है तो तुक्का मत लगाइएगा। माने अगर आप 80 से 90 की रेंज पकड़ रहे हैं, 70 प्लस हैं, तो तुक्का बिल्कुल नहीं लगाना, फिर आप सही रहेंगे। ठीक बेटे, आप टेक्निकल चीजें मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये प्री है, मेंस नहीं है। तो हमें जो लगता है इसमें ज्यादा से ज्यादा 80 प्लस या 90 के आसपास कट ऑफ जानी चाहिए, क्योंकि पेपर अच्छा रहेगा। माने 60% बहुत होता है यार, 55 से 60% मेंस क्वालिफाई कराने के। ठीक बेटा, तो किसी को घबराना नहीं, हम तो कहेंगे सभी 110 करें, 120 करें, इन केस जबरन घबराना नहीं है, है ना। 50-60 सही अगर है तो आपको थोड़ा रिस्क लेना होगा। अगर आप 80 की रेंज क्रॉस कर रहे हैं तो आपको रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, जितना सॉलिड है वो आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, उम्मीद है कि हमारा दिया गया गुरु मंत्र आपको समझ में आया होगा, कॉन्फिडेंस आया होगा, और गारंटी है इतिहास का जितना पढ़ाया हूं, अगर उसके सारे क्वेश्चन एक बार रिवीजन कर लोगे, बस है ना, रिवीजन कर लोगे, इतनी बड़ी औकात नहीं है लोक सेवा आयोग की कि उससे ज्यादा कुछ नया फैक्ट ला के डाल देंगे। हाँ, कुछ शब्दावली बदल सकते हैं, बस आपको कूल माइंड से उस शब्दावली को कैच करना, बस इतना ही आपको ध्यान रखना। घबराना नहीं है ना, इत्मीनान से करना, एक क्वेश्चन कम करना, लेकिन इत्मीनान से पढ़ना, पढ़ने के बाद एक पेंसिल से टिक लगाना, भरना नहीं, प्रथम दृष्टया नहीं भरना, दोबारा लौटते समय देखते हुए भरना। एक गलती बच्चों से बहुत ज्यादा हो जाती, तुरंत देखते जाते हैं, भरते चले जाते हैं, बाद में परिवर्तन का कोई चांस ही नहीं रह जाता। इसलिए सर्वप्रथम प्रथम दृष्टया पूरा पेपर पढ़िएगा, जल्दी जल्दी, है ना, हबड़ा करनी, फिर दोबारा रिवर्स आकर फिर भरिएगा। ठीक है, जो प्रश्न नहीं आया उसे गोला करके आगे बढ़ते चले जाइए, जो प्रश्न आपको लगे एकदम नया है, मैंने हमने कभी यार ये तो बाउंसर जा रहा, उस पर बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, उसे गोला करके छोड़ देना है। पहले राउंड में आपने पढ़ा, कहीं पढ़ा है, याद नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, गोला करिए, छोड़ दीजिए। कहीं कभी पढ़ा ही नहीं तो भी गोला करके छोड़ दीजिए। हाँ, जो आ रहा है टिक करिए और वापस आइए, फिर से मैंने पूरा टिक करते चले जाइए और वापस आइए, फिर से इत्मीनान से 2-3 सेकंड 5 सेकंड रुककर उसे देखिए, कहीं गलत तो नहीं मैंने टिक कर दिया हड़बड़ाहट में, क्योंकि नहीं और हाँ ये बड़ा मायने रखता। कभी कभी आप जल्दी पढ़ गए, नहीं पढ़ पाए, है ना, तो ये खेल करता है आयोग, आपके धैर्य का परीक्षण भी करता है, सिर्फ आपके फैक्ट का नॉलेज वो नहीं लेता है आपके, बल्कि पेशेंस का भी परीक्षण करता है, नेगेटिव मार्किंग में विशेष करके, है ना बेटा। तो दोबारा राउंड में आकर भरिएगा, जब समय बच जाए सही वाला करने के बाद
फिर जो गोला किए रहते हैं उसे देखिएगा, गोलाई मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। फिर जो गोला किए रहते हैं आप, फिर उस पर विचार करिएगा जब समय आपके पास बच जाए। अरे यार आलोक मिश्रा, कैसे निगेटिव बात कर रहे हो यार। 50 तुक्का हम क्या कह रहे हैं, अगर तुम्हारा 50 सही है, 50 तुक्का लगाने का मतलब ए बी सी डी जय बजरंगबली नहीं करना। 5 ले लिया बी का, 5 ले लिया सी का, है ना। तो ये एक रेशियो होता है, 4-5 में आपका 2 से 3 सही हो जाएगा। मैथ्स मार्किंग 1/3 ही तो है मिस्टर आलोक मिश्रा, समझ पाए। अगर एक ही सीरीज लेके चलते हो, या एक सीरीज बी सी या ए बी सी, 3 चुन लो, 5-5 के सेट, तो उसमें 2 या 3 जरूर सही होते, 2 तो कन्फर्म है। ठीक बेटा, ये भैया वही एग्जामिनर से पूछिएगा सपना श्रीवास्तव जी। ये ओएमआर भराने का समय नहीं है, तुम्हें पहले बताना चाहिए पागल, है ना। तो हम तुम्हें ओएमआर में प्रैक्टिस करवा देते। अगर 50 सही है, अगर 50 सही है तो 50 से 60 क्वेश्चन तुक्का लगाइए, हम जैसा कहें 50 से 60 क्वेश्चन तुक्का लगाइए, 50 अगर सही है। और अगर आप 80 के रेंज में हैं तो आपको तुक्का नहीं लगाना। और अगर आप 25-30 क्वेश्चन सही कर, सारे तुक्का लगा दो हमारी स्टाइल से, काम हो जाए। बस अब ज्यादा नहीं बोलना, ठीक ना। गुरुमंत्र समझ में आया आज का, आज का गुरुमंत्र समझ में आया। डरना तो है नहीं। चलो क्वेश्चन करते हैं। सभी बच्चों गुरुमंत्र समझ में आ गया। चलिए, तो कॉन्फिडेंस कुछ बढ़ा, डर कुछ घटा या नहीं, डर घट गया। चलो अब पेपर देते हैं। और यार तुम हमारे साथ पढ़ रहे हो, तुम्हें ये सोचना चाहिए तुम हमारे साथ पढ़ रहे हो यार। कितने लोगों को चयनित कराया हूं, हमें लगता है कृष्ण मोहन या और जो बच्चे हमसे पहले पढ़े हैं, जुड़े हैं, जानते होंगे। नेट जेआरएफ कराया मैंने, नेट जेआरएफ कराया, असिस्टेंट प्रोफेसर बनाया, टीजीटी पीजीटी की तो बात ही मत करो, है ना। तो तुम हमारे साथ जुड़े हो यार, हमारी टेक्निक है, ठीक है बेटा। तो कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए, ठीक बेटे। बस बहुत तुम्हें पढ़ाया, बहुत गहराई से पढ़ाया, बहुत डिटेल पढ़ाया। कॉमन कॉमन तो सभी पढ़ते हैं, कॉमन तो आपने रिवीजन किया ही है, आ जाएगा। ज्यादा पढ़ने में भरोसा नहीं आता। आप जितना ज्यादा भूल रहे हो उसका मतलब पॉजिटिव मान लो कि आपने जम के पढ़ा। एग्जाम से पहले बेटा जानते क्या लगता, लगता हमें कुछ आता ही नहीं यार, मैं क्या किया। लेकिन चैन से एक चीज सुन लेना, 17 को पेपर है ना, 16 की रात, रात के 10 बजे सो जाना है, रात के 10 बजे हर हाल में सो जाना है, चैन की नींद सोना है ना। और मॉर्निंग में आपको आराम, मैंने कम से कम 10 बजे सोकर 6 घंटे की नींद जरूर लेना, 6 से 7 घंटे, 7 घंटे नींद अवश्य आनी चाहिए चैन से। उसके बाद उठना और एक बार अपने नोट्स को जरूर पलटना, पढ़ना मत, पलटना देखना कौन सी तिथि क्या 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 जो अपना नोट्स बनाए होते हो या जो टिक मारे हो, उन्हें सभी के एक बार 1 घंटे बैठकर एक बार रिवीजन जरूर कर लेना, या आधा घंटा बैठकर। बस ये मत सोचना कि हम सब नहीं रिवीजन कर पाए, बस पलट लेना तो कॉन्फिडेंस आता, हाँ ये पलट, ये अंदर की विल पावर होती। तो रात को 10 बजे हर हाल में सो जाना और 6 से 7 घंटे की नींद होना जरूरी है ना बेटा। ठीक, हाँ बस बिल्कुल होता है, मैं जानता हूं बेटा जी, मैं जानता हूं कि लगता कुछ आता ही नहीं, लेकिन अपने ऊपर भरोसा रखो, ईश्वर पर भरोसा रखो। अगर आपने मेहनत की है तो जरूर आपका पढ़ा हुआ मिलेगा। बस कूल माइंड, फिर यही समझाऊंगा, मैसेज साफ है, कूल माइंड समझकर उत्तर देना। इतनी बड़ी औकात एलटी प्री की नहीं है कि हम जितना पढ़ाए हो उससे बाहर पूछ ले। हम ये नहीं कहते कि हम सारे 100% है, लेकिन 90+ तो यार हमारे पढ़ाई से ही मिलेगा गारंटी। जी चलिए प्रश्न आते, निम्नलिखित में से आइए बेटा प्रश्न की शुरुआत करते हैं। आज तुम्हारा मोरल मुझे बढ़ाना, कल समय मिलेगा तो पढ़ाऊंगा,
और समय अगर आप पढ़ना चाहो तो कल भी पढ़ा दूंगा शाम को, लेकिन शाम को टाइम नहीं है, शाम को तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। अगर आपकी इच्छा हो तो कल पढ़ा दूं, नहीं तो कहो बस आंसर शीट अब डाल दो, दोनों सेटों के आंसर शीट डाल दो, क्या चाहते हैं। एक बात आप सभी बता दें कि अभी तो जितना मैं करा दूंगा कोशिश करूंगा पूरा सेट करा दूं, 100 के 100, अगर नहीं हो पाता है तो बचा हुआ आंसर शीट डाल दूं कल। चलो देख लेंगे। नहीं, जिन बच्चों की तो कल ही तक तो पढ़ाएंगे बेटा, कल के बाद तो छुट्टी करनी पड़ी, पढ़ा देंगे, चलो सबकी इच्छा तो पढ़ा, तो कोई बात। कल सुबह ही कोशिश करेंगे, अगर आप खाली रहेगा तो सुबह ही पढ़ा दें, है ना, या सुबह नहीं मिलेगा तो 1 बजे पढ़ा देंगे, है ना, 1 बजे पढ़ा देंगे, पढ़ा देंगे अगर आप लोगों की इतनी इच्छा है तो हम पढ़ा, ठीक बेटा। तो कल ही फाइनल रहेगा, है ना, क्योंकि इसके बाद आपको तो जाना होगा ना, 17 को एग्जाम ही है। चलो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो बेटा आज कुछ पढ़ा देंगे, सारा नहीं, अब जितने हैं उतने पढ़ा देंगे, घबराओ मत। चलो ये निम्नलिखित में से किसे स्त्री धन के लिए प्रथम उत्तराधिकारी माना जाता है? स्त्री धन क्या होता है? स्त्री धन वो होता है जो महिलाओं को व्यक्तिगत रूप से उनके पापा मम्मी द्वारा दिया जाता है। जी जी ओके, हाँ कल फाइनल रहेगा, कल फाइनल, ठीक बेटा। तो ध्यान रखना, जैसा कि मैंने कहा फिर एक बार बता दे रहा हूं, 8 घंटे, 6 से 7 घंटे की नींद जरूरी है, मॉर्निंग में एक बार रिवीजन जरूरी है आधा घंटे का, भले पूरा ना हो पाए, बस एक बार ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी दोहराना। ये 2 मूल मंत्र है, ध्यान रखना, चैन की नींद और सुबह एक बार रिवीजन। इससे 5 क्वेश्चन बढ़ेंगे, 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन बढ़ेंगे इससे, 5 क्वेश्चन। तो स्त्री धन के लिए प्रथम उत्तराधिकारी किसे माना गया? पति, पुत्र, पुत्री या पुत्र वधू को? बताइए। पति, जी जी बिल्कुल, पुत्री को, पुत्री को। स्त्री धन पर सबसे पहले माने मां के धन पर पुत्री का अधिकार, बिल्कुल, बहुत बढ़िया याद है यार तुम लोगों को। तो आगे देखो बेटा, नेक्स्ट प्रश्न, बृहदारण्य उपनिषद में अजात शत्रु को कहां का शासक बताया गया? काशी, कौशल, अंग, मगध। बृहदारण्य उपनिषद, उपनिषद काल में अजातशत्रु काशी के शासक थे, है ना, जबकि 16 महाजनपद काल, 16 महाजनपद काल में, है ना, 16 महाजनपद काल में मगध के शासक थे। यहाँ उपनिषद काल में काशी के और महाजनपद काल में मगध के शासक, है ना बेटे। तो आगे बढ़े, तो नेक्स्ट, आगे प्रश्न देख लो, नेक्स्ट, याज्ञवल्क्य की पद्धति में पुत्रहीन मृतक के उत्तराधिकारी क्रम में किसका स्थान होता है? पुत्रहीन मृतक माने जिसका बेटा ना हो, जिसका बेटा ना, मान लीजिए कोई माने डेथ हो गई किसी की और उसका बेटा नहीं है, तो उसके बाद किसका अधिकार होगा? पुत्री का, भाई का, पत्नी का, पिता का? हाँ, किसका होगा? किसका होगा बेटे? बिल्कुल सही, पत्नी का अधिकार होगा। किसका अधिकार होगा? पत्नी का। नेक्स्ट जरा देखिएगा बेटा, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, निम्नलिखित पर विचार कर। मिताक्षरा के अनुसार पिता अपने जीवन काल में अपने पुत्रों के मध्य अपनी संपत्ति का बंटवारा कर सकता। मिताक्षरा ने पैतृक संपत्ति में पुत्र का जन्मना स्वतः स्वीकार नहीं किया। ए आर दोनों सही व्याख्या है, ए आर दोनों सही व्याख्या नहीं है, ए सही आर गलत, ए गलत आर सही। कौन है इसमें बताओ, क्या है इसमें? बिल्कुल सही है, जन्मना नहीं अधिकार था, जन्मना स्वीकार किया था, तो इसलिए ए गलत हो गया, ए सही आर गलत। चलिए नेक्स्ट, आगे देखिए बेटा, अगला प्रश्न जरा देखिएगा। नेक्स्ट, प्रसिद्ध सूक्त तत्वमसि किस एक उपनिषद में मिलता है? छांदोग्य, मुंडक, मांडुक्य या ईशावास्य से? जल्दी से बताएंगे बेटा, किस में मिलता है तत्वमसि? तत्वमसि किसमें है? छांदोग्य उपनिषद में। इसमें है बच्चों छांदोग्य उपनिषद। सी में कहा है यार, ए में है भाई, ऐसे करोगे। चलो नेक्स्ट, सभी बच्चे आंसर दें, सभी आंसर दें, कल ये यूट्यूब पर भी रहेगा, घबराएंगे नहीं बच्चे। सम्राट अशोक ने गिरनार
में शिलालेख खुदवाया। वह प्राचीन भारतीय नगर आज किस नाम से जाना जाता? गिरनार, वल्लभी, जूनागढ़, द्वारिका या सिद्धपुर? बताएं बताएं बेटा। गिरनार, गिरनार जो है जूनागढ़, गुजरात। हाँ चलो, खैर गुजरात में सभी है। चलो आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न बेटा। अशोक के अभिलेखों में किसका उल्लेख नहीं है? चोलों का, सती पुत्रों का, चेरों का, पांडवों का? है अशोक के अभिलेखों में किसका उल्लेख नहीं है? पल्लवों का। बाकी इनका उल्लेख है। इसके अलावा उनका सिंहलियों का भी उल्लेख, सिंहली माने श्रीलंका के लोगों का, तो इनका उल्लेख नहीं है। आगे देखिए बेटा, अगला आंसर, अगला आंसर, निम्नलिखित में से किस मौर्यकालीन अभिलेख दुर्भिक्ष काल में सहायता प्रदान किया जाने का उल्लेख है? जौगढ़, महास्थान, निट्टूर, एरागुडी? कितने बच्चे बता रहे हैं? कितने लोग हैं? सभी बच्चे। दुर्भिक्ष माने अकाल का उल्लेख किसमें? अकाल, अकाल। कृष्ण मोहन बिल्कुल सही है, बी आंसर, बी। महास्थान और सोहगौरा, सोहगौरा, महास्थान और सोहगौरा, ये है ना बेटा, महास्थान एवं सोहगौरा में, बिल्कुल सही है। आगे जरा देखिए बेटा, नेक्स्ट, दिव्यावदान के अनुसार किसने, किसके उपदेश से प्रभावित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? निग्रोध, बाल पंडित, उपगुप्त या आनंद? बताइए, किसके उपदेश सुनकर? सभी बच्चे, सभी बच्चे। निग्रोध, 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 बाल पंडित नहीं, निग्रोध, निग्रोध को ही बाल पंडित कहीं कहीं कहा गया है ना, तो इसमें निग्रोध ही बाल पंडित है, कोई अलग नहीं है। ठीक है, आइए आगे बढ़िए, अगला देखिएगा ध्यान से। चलिए नेक्स्ट, मिलाइए, आठवां शिलालेख रुम्मिनदेही स्तंभ लेख, कंधार लेख, सारनाथ लेख, मिलाना है आपको। हाँ, तो रुम्मिनदेही तो आपका कर मुक्त है, आठवां शिलालेख बोध गया की यात्रा है, कंधार आर्मेयिक है, सारनाथ अशोक का बौद्ध धर्म के संरक्षण। ए बी सी डी, कितने लोगों ने ई आंसर दिया? 10वें का ई आंसर, नोट्स में 3 है। चलो देख लेंगे बाद में रिवीजन कर लेना, छोड़ो अब उसको, चलो देख लेंगे, अभी जो बता रहे हैं उस पर ध्यान रखो। चलिए, पेशवा ने पतदाम नामक कर लगाया था, किस पर? विधवा पुनर्विवाह, बहुविवाह, बाल विवाह या दहेज में? पेशवा ने पतदाम कर लगाया था, पतदाम, पतदाम कर। सभी बच्चे, हाँ, विधवा पुनर्विवाह पर, एकदम सही है आप सभी लोग। चलिए नेक्स्ट जरा देखिएगा, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, छत्रपति शिवाजी महाराज के मुगलों से पहला संघर्ष कब हुआ था? तो जुन्नार के किले को लेकर हुआ था, कब? 55 में, 57 में, 59 में, 61 में? सभी बच्चे जल्दी जल्दी बताएंगे, कब हुआ था? हाँ, शिवाजी का मुगलों से पहला संघर्ष कब हुआ था? सभी बच्चे, बहुत शानदार, बिल्कुल सही। जितने बच्चों ने 1657 दिया है सबका सही है, सबका सही, 1657 भी। केशव मोहन, क्या हालात है यार? पिछले का आंसर था कि पहले का आंसर? चलो आगे देखिए, अगला आंसर देखिए, अगला प्रश्न देखिए, आंसर तो उसके बाद आएगा ही। मराठों के उत्कर्ष में महत्वपूर्ण कारण क्या था? महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति, तत्कालीन धार्मिक आंदोलन, शिवाजी का जुझारू व्यक्तित्व, शिवाजी द्वारा दक्षिणी शासकों से आर्थिक और सैन्य सहायता प्राप्त करना? सभी बच्चे, सभी बच्चे बताइए, बिल्कुल सही है, डी नहीं होगा, उन्हें कोई सहायता नहीं मिली थी, तो अब सा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट,
उपलब्ध स्रोतों के आधार पर शिवाजी का उदय कब दिखता है? शिवाजी का उदय किस समय दिखता है? माने शिवाजी धीरे धीरे मजबूती की तरफ बढ़ने लगे थे कब? तो सबसे पहले जब शिवाजी की स्थिति मजबूत होती दिखती है बेटा, वो 1644 से होती है, क्योंकि आसपास के क्षेत्रों में मराठा सरदारों का इन्हें समर्थन मिलने लगता। 44 में बेटा, 44 के आसपास, ठीक है, 44 के आसपास इन्हें मजबूती मिलने लगती है बेटा, 47 नहीं, 44। 47 में तो बहुत मजबूत हो जाते हैं, जुन्नार में मुगलों से भिड़ने लगते हैं। उत्कर्ष कह रहा ना, मुगलों से भिड़ंत नहीं कह रहा, उत्कर्ष कह रहा। आज का पुरंदर की संधि में मुगलों को प्रदान किए गए दुर्गों में से शिवाजी कौन सा नहीं जीत पाए? कौन सा नहीं जीत पाए? 23 मुगलों को दे दिया था ना, 35 में से 23 मुगलों को दिया, मुगलों को दिया था। तो इसमें कौन सा नहीं जीत पाए? कौन सा नहीं जीत पाए? पुरंदर, माहुली, लोहगढ़, शिवनेरी, कौन सा नहीं जीत पाए? यस यस, वेरी नाइस, शिवनेरी, शानदार, बिल्कुल सही। शिवनेरी का दुर्ग कहते हैं कि शिवाजी का जन्मस्थल था। क्या था ये शिवाजी का जन्मस्थल था। शिवाजी ने इसको जीतने की पूरी ताकत लगाई, लेकिन जीत नहीं पाए। यहां तक कि सरदार को घूस देने तक की बात इन्होंने कहा, पर्वत के बराबर दुर्ग, जितनी ऊंचाई पर से उतना बराबर धन दूंगा, ये हमें दे दो, है ना। लेकिन उसने घूस नहीं लिया, बल्कि और सूचना दे दी। तो मुगल सेना आकर पीछे से हमला करते हुए मराठों की हत्या की बड़े लेवल पर। ठीक है बेटा, शिवनेरी का दुर्ग, शिवनेरी के दुर्ग में ही शिवाजी का जन्म हुआ था। निम्नलिखित में से सिक्कों के किस समुदाय में, निम्नलिखित में से सिक्कों के समुदाय पृष्ठभाग के प्रतीक पूर्व भाग पर अंकित राजा के नाम से मेल खा? माने कौन सिक्के ऐसे हैं जिनके पृष्ठभाग पर राजा का नाम मिलता है, मैच करता? कुड़िंद, मालव, मध्य और पांचाल। बताइए, मग, पांचाल, इसमें से किसके सिक्कों पर सीधे नाम मिलता? अब देखिए, देखिए बेटा, यहां से रटना पड़ेगा। पांचालों के सिक्के, पांचाल अवधेय पंजाब की सीमा के आसपास की छोटे छोटे ट्राइब्स थे, जिनके सिक्कों पर इस प्रकार का साक्ष्य मिलता है। आगे देखिए बेटा, अगला जरा प्रश्न आपको देखना है। निम्नलिखित में कौन सा बौद्ध ग्रंथ बिंबिसार के 500 पत्नियों का उल्लेख करता? महावंश, महाभग, दीपवंश, महावंश, किसमें बिंबिसार की 500 पत्नियों का उल्लेख मिलता भैया? 500 पत्नियां, अकबर के बारे में कहते 5000 पत्नियां, है ना। ये सब दासियां ओसियां भी जोड़ करके होती। महाभग में, बिल्कुल सही है, महाभग ग्रंथ में इस प्रकार का उल्लेख है कि उसकी 500 पत्नियां थी, है ना बेटा। नेक्स्ट, आगे देखिए, भारतीय नरेशों में बिंबिसार ने ही सर्वप्रथम योग्य प्रशासन की आवश्यकता पर बल दिया। मंत्रियों का चयन बिंबिसार स्वयं करता था और उनकी संपत्ति की उपेक्षा न करने की उसकी ख्याति थी। मैंने उनकी संपत्ति पर ध्यान रखता था, है ना। ए आर दोनों सही व्याख्या है, ए आर दोनों सही व्याख्या नहीं है। ए सही, आर गलत, ए गलत, आर सही। तो कौन सा है इसमें? हाँ, दोनों बिल्कुल सही है, एकदम सत्य है, और व्याख्या भी है। ये बात उसके बारे में बड़ी प्रसिद्ध है कि बहुत ध्यान रखता था। एक और प्रश्न, सर्वाधिक वर्षा वास्तव में गौतम बुद्ध श्रावस्ती में रहे। श्रावस्ती के राजा प्रसेनजीत गौतम बुद्ध की समान आयु के थे। बताइए क्या है? ए आर दोनों सही व्याख्या है, ए आर दोनों सही व्याख्या नहीं है, ए सही, आर गलत, या ए गलत, आर सही, है ना। क्या होगा? बहुत बढ़िया, शानदार, बिल्कुल बी आंसर होगा। दोनों बातें सही हैं, लेकिन इनका कनेक्शन आपस में नहीं है। बिल्कुल बी आंसर होगा बेटा। अगला देखिए, बौद्ध दर्शन में कल्याण मित्र किसे माना गया? प्रबंधन को, धर्मचक्र को, अष्टांगिक मार्ग को, या त्रिरत्न को?
बौद्ध धर्म में कल्याण मित्र किसे माना गया? सभी बच्चे फटाफट। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, सभी ने अच्छा किया भाई, सब रिवीजन किए हैं, बहुत अच्छा किए हैं, वेरी नाइस। अब अष्टांगिक महामार्ग जब पढ़िएगा तो इसमें जरूर ध्यान रखिएगा कि इसको मध्यम प्रतिपदा भी कहते हैं, है ना, इसी तरह से इसका नाम रहता है। बहुत शानदार, आगे बढ़िए बेटा। अशोक के राजा अभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग युद्ध लड़ा गया? पहले, पांचवें, आठवें, 13वें? सरल प्रश्न है ना। तो आठवें, और इसका उल्लेख किस में है, किस शिलालेख में उल्लेख? तो 13वें शिलालेख में, 13वें शिलालेख में इसका उल्लेख किया गया है, 13वें शिलालेख में, है ना। आठवें वर्ष कलिंग जीता था। समय अगर बात करूं 261 बीसी में, इसी समय यह युद्ध हुआ था। नेक्स्ट, पुंड्रवर्धन अधोलिखित किस स्थान से समीकृत किया जाता? ओडिशा, उत्तरी बंगाल, असम, विदर्भ? सभी बच्चे बताएं पुंड्रवर्धन कहां था, पुंड्रवर्धन कहां था? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, इसमें कोई दो राय नहीं, आप लोग बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं। उत्तरी बंगाल, पुंड्रवर्धन, है ना, बहुत शानदार। आगे देखिए बेटा, अगला प्रश्न जरा ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, अशोक ने कितने वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की? मैंने अशोक अपने शासनकाल के किस वर्ष लुम्बिनी बन के, 9वें वर्ष, 12वें वर्ष, 20वें वर्ष, 26वें वर्ष? बताएंगे सभी बच्चे, किस वर्ष यात्रा की थी? वेरी नाइस, बहुत शानदार भाई, बहुत बढ़िया। देखिए 12वें वर्ष बोध गया था, लुम्बिनी 20वें वर्ष, है ना। इसी को क्या कहते हैं, इसी को रुम्मिनदेई भी कहते हैं। यहां पर उसने एक अभिलेख जारी कराया था जो आर्थिक लेख कहा जाता। अशोक का समकालीन तुर्मय कहां का राजा था? मिस्र का, कोरिंथ का, मैसिडोनिया या सीरिया का? है ना, तो कोरिंथ कहां का राजा था? सभी बच्चे बताएंगे कोरिंथ कहां का राजा था? हाँ सारे बच्चे, तुर्मय, तुर्मय कहां का राजा था? सभी बताएं फटाफट, शाबाश, क्या बात है भाई, सभी ने रट रखा, वेरी गुड। मिस्र का राजा, है ना, मिस्र का, बहुत बढ़िया। ऐसे ही मेहनत की रहिए, बस ध्यान रखिएगा कि सिर्फ आंसर रटिएगा नहीं, समझ के करिएगा, यही बताना चाहूंगा। आंसर रटने की बात नहीं, समझ समझ के पढ़िएगा, बस समझ समझ के रिवीजन करिएगा। अभी आपके पास 2 दिन, गोल्डन 2 डेज, है ना, क्योंकि 16 को आप पढ़ नहीं पाएंगे, सफर करेंगे, है ना। 17 आपके पास एग्जाम की डेट है, तो आपके पास आज और कल का स्वर्णिम दिन है, पूरी ताकत लगा दो, पूरी। हम कह रहे हैं 15 की रात भर पढ़ो, कोई टेंशन नहीं, 15 की रात में जितनी देर पढ़ सकते हो पढ़ो, 14 की रात दिन, 15 को जितना पढ़ सकते हो रिवीजन करो, बस नया नहीं, सब जितना पढ़ाया हूं, जितना नोट्स दिया हूं, उसी को बार बार रिवाइज करना, कुछ भी नया नहीं करना। मैंने 2 पार्ट में अपने आप 3 पार्ट में बांटो, 3 पार्ट में, 2 पार्ट में नहीं, एक पार्ट में हिस्ट्री, एक पार्ट में दूसरा विषय जो पॉलिटिकल साइंस है, अर्थशास्त्र है, जियोग्राफी, जो भी आपका है, और करंट के लिए भी 1 घंटा देना है, 1 घंटा, 1 घंटा करंट के लिए भी देना है, ठीक बेटा। रिवीजन जरूर करना है, 2 दिन लगातार, 2 दिन लगातार आपको रिवीजन करना है ना, बिना टेंशन के, बिना टेंशन के, बस इत्मीनान से, स्थिरता के साथ रिवीजन करना है, आंसर नहीं रटना, समझना है फैक्ट को, समझना, नोट्स को रिवाइज करना, नोट्स को एक बार पलटना है, सारा डेटा ध्यान रखना। अंतिम समय में सिर्फ क्वेश्चन के भरोसे नहीं रहना, अंतिम समय में अपना जो फैक्ट्स आपने बनाया है, वन लाइनर बनाया है, उसे रिवाइज करिएगा, है ना। क्वेश्चन तो कर ही रहे हैं, जितना करना कर चुके हो, अंतिम समय में आपको अपना फैक्ट रिवाइज करना, फैक्ट, क्या बता रहा हूं, फैक्ट, क्वेश्चन आपके पकड़ में है, देख रहा हूं मैंने, आप लोग आंसर रट चुके हो, सिर्फ क्वेश्चन मत दोहराइएगा, मैं बता रहा हूं 2 दिन, समझ रहे मेरी बात, 2 दिन क्वेश्चन नहीं दोहराइएगा, क्वेश्चन में देख लिया जितना हम लोग दिखा रहे हैं, या आप जैसे भी देख रहे हो, एक बार फैक्ट रिवाइज करना, बार बार बता रहा हूं, डेट रिवाइज करना, लेखक रिवाइज करना, ठीक है। हाँ क्वेश्चन नहीं देखना, क्वेश्चन का उत्तर रटने वाला तो गया,
फैक्ट रिवीजन करना। सब पढ़ रखा है, उसे एक बार पलटना है। जो अंडरलाइन करके बैठे हो, नीले लाल पीले से रंगे रहते हो जो, उसे दोहराना है। ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आखिरी में क्या होता है, बच्चे क्वेश्चन के भरोसे रहते हैं, फैक्ट नहीं दे माने अपना मैटर नहीं देखते। मैटर नहीं देखने से क्या होता है कि आपका दिमाग सिर्फ क्वेश्चन पर सेंट्रलाइज है, कि वही हूबहू नहीं आया, कॉन्सेप्ट भूल गया। कॉन्सेप्ट आपको कहां से याद रहेगा, जब आप अपना फैक्ट रिवाइज करेंगे, फैक्ट वाली लाइन या पीडीएफ रिवीजन करेंगे। ये विशेष ध्यान रखना। 2 दिन बहुत है आपके पास, गोल्डन 2 डेज। 16 से आपकी यात्रा शुरू हो जाएगी। 16 की रात में सोना है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। 16 की जब आप 17 की मॉर्निंग उठेंगे तो 1 घंटे बस एक बार ऐसे ऐसे कर लेना। कल जम के पढ़ना है, रात दिन एक करके। यही मेरा आपको समझाना है। चलिए, निम्नलिखित में से किसने सिकंदरिया में भारतीय ग्रंथों के अनुवाद को सुरक्षित रखने हैं तो एक पुस्तकालय की स्थापना की? अंत्योक, टालमी फिलाडेल्फस II, है ना, अंतकिन या अलेक्जेंडर? तो आपका आंसर आपने सभी ने बताया, एकदम सही बताया है। टालमी फिलाडेल्फस फर्स्ट भी होता तो भी सही होगा। दोनों ने इस पुस्तकालय को मजबूत किया था। मिस्र के शासक, मिस्र के सभी क्या थे? शासक। ठीक है, मिस्र के शासक। तो मैं अपना अनुभव आप सभी को लगातार शेयर कर रहा हूं बेटा। अंतिम समय में किन चीजों का ध्यान रखेंगे और आपका चयन निश्चित होगा। ठीक बेटे। भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का प्राचीनतम प्रमाण? धौलावीरा, मेहरगढ़, मोहनजोदड़ो या राखीगढ़ी? बताएं सभी बच्चे। बहुत आसान प्रश्न है, बस अपनी आपकी शांति के लिए मैं इसे रिवीजन करा दे रहा हूं, अदरवाइज कुछ इसमें है वह नहीं, ये सब आप पढ़ चुके हो। समय नहीं बर्बाद करो। हम तो कहेंगे बस क्वेश्चन एक बार देख लो फटाफट, बाकी फैक्ट रिवीजन करो यार। हमारी न जाने क्यों अचानक अंतरात्मा तुम्हारे लिए जग गई। ये देखो लाइट गई, अब देखो कितनी देर तक आती। हमारी अंतर देखो बहुत देर हो सकता चल भी ना पाए क्योंकि लाइट चली गई बेटा। तो घबराना नहीं है, क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं तो पढ़ा, बस फैक्ट रिवीजन करना। सभी एग्री हो मुझसे कि नहीं? क्वेश्चन तो बहुत कर लिया यार, रात दिन क्वेश्चन ही तो कर रहे हो। रिवीजन करना, फैक्ट को रिवीजन, जो नए फैक्ट लगे, जो नए फैक्ट हैं उसे रिवाइज करना, या जो भी फैक्ट है उसे रिवाइज करना। सहमत हैं आप हमसे? आप हमसे सहमत हैं या नहीं? एग्री करते हैं इस बात से कि नहीं? एग्री है कि नहीं? फैक्ट रिवीजन करो, क्वेश्चन की टेंशन ना लो। क्वेश्चन तुमने एक बार पढ़ा, उसका उत्तर तुम्हें पता, फैक्ट रिवाइज करो। हाँ बिल्कुल, जैसा कह रहा हूं वैसा ही करो। क्वेश्चन की टेंशन अब छोड़ दो। कल क्लास मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा, कल मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा, क्योंकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस मैं डाउन नहीं होने दूंगा। चाहे मैं रात को ही एक बार आऊं तुम लोगों के बैच में, है ना, लगाऊंगा, तुम्हारे बीच में आऊंगा, टेंशन मत लेना। बस फैक्ट रिवीजन करो। जो भी फैक्ट डाउट हुआ हो हमसे डिस्कस कर लेना। कल हम डाउट रिमूवल पे चलेंगे कि बच्चे को कहां कंफ्यूजन है। ठीक है, फैक्ट रिवाइज करिए, क्वेश्चन छोड़ दीजिए। हमें अचानक आभास हो रहा है कि यार बच्चे तो क्वेश्चन में पागल हुए पड़े, आंसर देख रहे हो, उसका फैक्ट देख ही नहीं रहे होगे। फैक्ट रिवाइज कर रहे हो कि नहीं? हाँ चलिए, बस कुछ क्वेश्चंस और कर लीजिए। चलिए आइए, कुछ क्वेश्चंस और करा दे रहा हूं, घबराइए मत। अब तो लग रहा है कि समय बर्बाद कर रहा हूं तुम्हारा। मैं किस मध्यकालीन पुरास्थल में मृगशृंग के छल्लों की माला के प्रमाण मिले हैं? दमदमा, महदहा, सरायनाहर, पटना? रिवीजन करना चाहिए तुम्हें। तो महदहा से फटाफट करा दे रहा हूं, महदहा से 50 पहुंचा दे रहा हूं। फटाफट खत्म करो इसको, लाइट भी चली गई, गिर भी सकता। आइए, पुरातात्विक स्थल और उनके लक्षण मिलाइए। ब्रह्मगिरी, कुपगल, बुर्जहोम, आदिचनल्लूर। तो आप इसमें अच्छी तरीके जानते हैं कि बुर्जहोम गर्त निवास का है, तो सी पे 2 सिर्फ एक जगह है, तो एक ऑप्शन से आपका काम हो गया, एक ही ऑप्शन से आपने काम निपटा दिया। ठीक बेटा, चलिए नेक्स्ट आइए। होमो इरेक्टस का एक कपाल खंड मिला। नर्मदा घाटी हथनोरा, नर्मदा घाटी होशंगाबाद, सोन घाटी में बाघोर, बेलन घाटी में बांस घाट। कहां मिला बच्चों? फटाफट बताइए। तो नर्मदा घाटी में हथनोरा,
खोजकर्ता अरुण सोनकिया, अरुण सोनकिया है ना, इन्होंने नर्मदा घाटी से होमो इरेक्टस का एक अंश प्राप्त किया था, जो लड़की थी, जो 28 से 30 साल की युवती थी, ध्यान रखना, पुरुष नहीं महिला थी। कहां पर सबसे ज्यादा संख्या में ताम्र संचय मिला? जोधपुरा, बहादुराबाद, सईपई, गुनगेरिया, है ना, बहादुराबाद, जोधपुरा, सईपई, गुनगेरिया। तो बेटा ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, देखो ध्यान से, गुनगेरिया, गुनगेरिया से सबसे ज्यादा ताम्र संचय प्राप्त हुआ। आगे जरा देखिए बेटा, नेक्स्ट नेक्स्ट, निम्न में सिंधु सभ्यता संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? दिए गए कूटों का चयन कीजिए, कालीबंगा, लोथल, आलमगीर, फिर हुलास। तो चारों, या 1 2, या 2 3, या 3 4, है ना, बताएं बच्चों। सभी शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार आपने किया। तो ये बेटा 3 और 4, 3 और 4, ठीक बेटा। अगला प्रश्न जरा देखिएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट, युद्ध के निम्नलिखित शस्त्रों में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों में अप्राप्त है, मिले नहीं है? तीर धनुष, तलवार, ढाल, सिरास्त्राण। 1 1 2 3 4, 2 3 और 2 3 4, बताएं कौन सा है इसमें? कैंसर होगा? क्या नहीं मिला? अप्राप्त। आलोक मिश्रा, सभी जितने भी बच्चे, बिल्कुल सही है, ये तीनों नहीं मिले, ये मिला। तो बी सी डी, ये 3 2 3 और 4 नहीं प्राप्त हुआ। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। तो हमें पता है कि प्रीवियस ईयर से संबंधित जो भी प्रश्न है आप गलत नहीं करेंगे। निम्नलिखित किस प्रारंभिक हड़प्पाई स्थल से दुर्गीकरण के साक्ष्य मिले? दुर्गीकरण, कोटदीजी, कालीबंगा, रोपड़, कोटदीजी, रोपड़, दोनों, बताएं फटाफट, सभी बच्चे बताएंगे। बहुत शानदार, कहां से दुर्गीकरण का साक्ष्य मिला? क्यों कोटदीजी से दुर्गीकरण का साक्ष्य नहीं मिला? क्यों भाई, कोटदीजी से दुर्गीकरण का साक्ष्य नहीं मिला? विश्वमोहन, कोटदीजी रोपड़ दोनों से मिला, दोनों से मिला। इसका आंसर मिला ना, इसका आंसर मिला ना, यही होगा, क्योंकि कोटदीजी रोपड़ दोनों से मिला। नहीं, अगर यहां इससे तो श्योर मिला, एक बार इसको मिला लेना, कोटदीजी से श्योर मिला 100%, ठीक है। आंसर मिलाना पड़ेगा इसको, थोड़ा मुझे भी डाउट हो रहा, देख लेना एक बार। मोहनजोदड़ो में बृहद स्नानागार परिसर में तालाब में सीढ़ियां किधर है? उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी। 1 में, 2 3 में, 1 2 में, 3 4 में, है ना, जरा देख लेना। इसको बताओ, बृहद स्नानागार में सीढ़ी किधर किधर मिली? हाँ बिल्कुल सही है, 1 2 में यार, हाँ बिल्कुल सी आंसर, राइट, राइट है सी, वेरी नाइस, बहुत शानदार आंसर आप सभी दे रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड। आगे देखिए, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न जरा ध्यान दीजिएगा बेटा। सूची 1 को मिलाइए 2 से। तो तांबा, शंख, लाजवर, सोना, दक्कन, राजस्थान, कच्छ, अफगानिस्तान। तो सोना भैया दक्षिण भारत कोलार की खान से आया था, डी पे 1, है ना। बाकी तांबा राजस्थान में पाया ही जाता था, खेतड़ी से, है, खेतड़ी, झुंझुनू, है ना, और शंख कच्छ में, लाजवर्द अफगानिस्तान से। क्या आंसर हो गया? डी, है ना, डी कर दिया, डी कर दिया, शाबाश। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न जरा ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस अंग्रेजी शासन विरोधी नेता को जनता में भय फैलाने हेतु उसकी मृत्यु हो जाने के बाद भी सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई? क्रुएल्टी का ये दशा देखिए,
अल्लूरी सीताराम राजू, बिरसा मुंडा, चंद्रशेखर आजाद, दीवान बेलू, थम्पे। बताओ किसे मरने के बाद भी, माने जिसने आत्महत्या कर ली थी उसके बाद भी अंग्रेजों ने अत्याचार करते हुए लोग भय खाएं, डेड बॉडी को भी फांसी पे लटका दिया। वेरी गुड, वेरी नाइस। सभी जितने बच्चे आंसर दे रहे हैं राइट, दीवान बेलू थम्पे। इन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए स्वयं आत्महत्या कर ली। इसके बाद अंग्रेज लोगों में भय व्याप्त करने के लिए क्या किया कि उन्हें मरने के बाद भी फांसी पर लटकाकर डराया लोगों को। आइए नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? डलहौजी, मिंटो, कैनिंग, बेंटिंग, है ना। बहुत सरल प्रश्न है, सभी कॉन्फिडेंस में बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं बेटा, हम समझ सकते हैं आप बहुत अच्छी स्थिति में है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, अपना फैक्ट रिवाइज करने की जरूरत है। कैनिंग, बिल्कुल कैनिंग था उस समय। नेक्स्ट, अब देखो इसमें क्या है, 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित कौन अंग्रेजों का सक्रिय समर्थक? भोपाल के नवाब और नेपाल का राजा, राजपूत शासक, कश्मीर का राजा, सिंधिया सरदार, सिख सरदार, हैदराबाद का निजाम। तो 4-5, 2-3-4, 2-4 या सभी? सभी बच्चे बताएंगे, सभी। वेरी गुड, सभी आंसर दें फटाफट, सभी सभी जितने हैं। बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत शानदार, बिल्कुल डी आंसर होगा। क्या आंसर होगा बेटा? डी आंसर। वेरी गुड, आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये किसने कह दिया भाई? आरसी मजूमदार ने, एसएन सेन ने, ताराचंद ने या बीडी सावरकर ने। इसका स्टेटमेंट था न तो पहला, न राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता संग्राम। तो ऐसी विचारधारा किसकी है? मजूमदार साहब की, रमेश चंद मजूमदार, माने आरसी मजूमदार इस प्रकार की विचारधारा रखते थे। आइए नेक्स्ट प्रश्न बेटा, ये कुछ किताबें, बीडी सावरकर साहब, अशोक मेहता, एसएन सेन, आरसी मजूमदार। तो सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, द इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, द ग्रेट रिविलियन और 1857 बताएंगे सभी बच्चे। तो भैया एसएन सेन 1857, अशोक मेहता द ग्रेट रिविलियन। तो बी पे 3, सी पे 4, बी पे 3 और सी पे 4 कहां है? बी पे 3, सी पे 4। क्या आंसर दिया आपने? सही बच्चे क्या आंसर दे रहे हैं? सी होगा, यस, है ना। बाकी द इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, बाकी बच्चे कौन? मजूमदार साहब। तो ये बिल्कुल सी आंसर होगा, तो हड़बड़ाइएगा नहीं, इत्मीनान से आंसर दीजिएगा भाई। 19वीं सदी का उत्तरी भारत का हिंदू लूथर या मार्टिन लूथर किंग, ईश्वरचंद विद्यासागर, दयानंद सरस्वती जी, राधा कांत देव जी या इसमें से केशव चंद्र सेठ। समाज सुधार के कारण इन्हें भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता या हिंदू लूथर कहा जाता। बिल्कुल सही है, दयानंद सरस्वती जी, जिनका मूल नाम था मूल शंकर। क्या नाम था इनका? मूल शंकर। गुजरात के मौरवी में इनका जन्म हुआ था। आगे देखिए बेटे, देश प्रेम धर्म है, बहुत बढ़िया, और धर्म भारत के प्रति प्रेम है। किसने कहा भैया? क्या स्टेटमेंट? बंकिम चंद्र, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती या बाल गंगाधर तिलक। देश प्रेम धर्म है, देश प्रेम धर्म है, धर्म भारत के प्रति प्रेम है। कहां पढ़ा इसको? आस्का, अमिताभ, आलोक, राजू, कहां पढ़ा इसको? देश प्रेम धर्म है और धर्म भारत के प्रति प्रेम। अरे भैया, बंकिम दादा का स्टेटमेंट है ये, पढ़ा नहीं ध्यान से? बंकिम दादा
ये स्टेटमेंट वंदे मातरम के रचयिता बंकिम दादा हैं, जो मातृभूमि के लिए समर्पित थे। राष्ट्र प्रेम उनकी रगों में भरा हुआ है। बंकिम दादा, ठीक है, ये इनका स्टेटमेंट है ना बेटा। एक बार इत्मीनान से रिवीजन कर। क्या हुआ आलोक, क्यों हंस रहे हो? आलोक मिश्रा, हंसी का राज जान सकता हूं? चलो आइए, 1861 में स्थापित विधवा विवाह संघ, विडो रीमैरिज एसोसिएशन, किसने बनाया? इंग्लिश में कभी कोई लिख देता, विडो रीमैरिज एसोसिएशन। संघ, अगर एसोसिएशन लिखा है तो संघ हो गया, है ना। विडो रीमैरिज, देवेंद्र नाथ, महादेव गोविंद रानाडे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, स्वामी दयानंद सरस्वती। सभी बताएं। बताओ बच्चों, बहुत बढ़िया, शानदार। बताएं सभी बच्चे, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। महादेव गोविंद रानाडे, एमजी रानाडे को क्या कहा जाता? महाराष्ट्र का सुकरात। इन्हें क्या कहा जाता? ये महाराष्ट्र के सुकरात हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, नेक्स्ट। लोकमान्य तिलक ने एज ऑफ कंसल्ट बिल का विरोध किया। लोकमान्य तिलक का मानना था कि सरकार के बजाय समाज को सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन के लिए कदम उठाना चाहिए। क्या बात है, ये सही है और व्याख्या भी है, या सही है लेकिन व्याख्या नहीं है, या ये सही आर गलत, या ए गलत आर सही? क्या क्या स्टेटमेंट? सभी बच्चे फटाफट सोच के बताना, जल्दीबाजी नहीं। हाँ, बहुत बढ़िया। एज ऑफ कंसल्ट बिल का विरोध तिलक ने तो कहा था, हाँ? इन्होंने, बिल्कुल सही है, शानदार, बहुत बढ़िया आंसर आप सभी का है, बिल्कुल ए आंसर होगा। वेरी गुड, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। किससे प्रभावित होकर महादेव गोविंद रानाडे ने बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? केशव चंद्र सेन, देवेंद्र टैगोर, राजा राम मोहन राय, टेकचंद मित्र, किससे प्रभावित हुए और वहां पर इस प्रकार की संस्था की स्थापना कर दी? बहुत बढ़िया, शानदार, क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। केशव चंद्र सेन, है ना। आगे बढ़ना है, चलिए नेक्स्ट देखिए। स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन है? स्वदेश वाहिनी जो अपने स्वदेशी को और स्वशासन को बढ़ावा देने के लिए यह पत्रिका प्रकाशित करते थे। सीवी रामन पिल्लई, सीएन मुदलियार, के रामकृष्ण पिल्लई या सीआर रेड्डी। यह पत्रिका का प्रकाशन स्वदेशी की भावना बढ़ाने के लिए या स्वशासन की भावना बढ़ाने के लिए किया गया था। ओहो, उसका कोई बात नहीं, सभी बच्चे नकल कर रहे हैं एक दूसरे की, बहुत नकल कर रहे हैं आप। के रामकृष्ण पिल्लई हैं, सभी गलत कर रहे हो, कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। पत्र पत्रिकाओं को भी एक बार रिवीजन करना है, कोई बात नहीं, गलती ऐसे ही एग्जाम में भी हड़बड़ाहट में होती है, इसीलिए हमने कहा है कि जल्दबाजी नहीं भाई, जल्दबाजी नहीं, इत्मीनान से काम होगा, कोई घबराहट नहीं। हाँ, आगे देखिए बच्चा, द प्रेसेप्ट ऑफ जीसस, द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस नामक शीर्षक पुस्तक किसने लिखी? कौन लिखा था इसको? राममोहन राय जी, माइकल मधुसूदन दत्त, थॉमस बैंक्वेट मैकाले या विलियम कैरे? कौन है ऐसा जिसने इस प्रकार की पुस्तकों की रचना करके भारतीय समाज में समरसता लाने का प्रयास किया था, कोशिश किया था कि अंग्रेज और भारतीयों को कोशिश करके मिलाने का प्रयास किया जाए? इसीलिए राजा राम मोहन राय पर इस बात का आरोप भी लगता है कि यह संभवतः अंग्रेजों से मिल गए, क्रिश्चियनिटी के प्रचार में लग गए, लेकिन ऐसा नहीं था।
इस बात को हम दावे के साथ तो नहीं कर सकते, लेकिन उनके विचार में ऐसा नहीं था, सबको एक करने का प्रयास था। निम्नलिखित में से किस बंगाली लेखक ने प्रथम बार यह सुझाव दिया था कि हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाया जाए? भूदेव मुखर्जी, दीनबंधु मित्र, मधुसूदन दत्त या काली प्रसन्न सिन्हा? किसने किया था? सभी बच्चे बताएंगे। सभी सभी सभी, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, शानदार। आशका, आलोक, सभी सभी, राजू, अरे वाह भाई, सभी ने आंसर दिया है, लेकिन सही उत्तर ए देने वाले सही, भूदेव मुखर्जी ने यह सुझाव दिया था सर्वप्रथम बार, क्योंकि यह राष्ट्रवाद के बहुत बड़े समर्थक थे और इन्होंने यह सुझाव दिया था कि हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाया जाना चाहिए, जिससे भारत एक मजबूत देश के रूप में उभरेगा। कोई बात नहीं, अगर कुछ गलत भी होता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा इंडियन मुसलमान शीर्षक से पुस्तक लिखा था? सैयद अहमद खां, विलियम हंटर, थियोडोर बेक, थियोडोर मॉरिसन, है ना? ये सभी अंग्रेजों के समर्थक हैं, जितने आपके सामने कलाकार खड़े हैं, सभी, ऑल टू ऑल, इसमें से जितने भी हैं सभी, है ना, सभी इसमें खड़े हैं, और जिन्होंने इंडियन मुस्लिम शीर्षक से किताब लिखी थी। क्या बात! भारतीय मुसलमान किसने किताब लिखी थी? अमिता मिश्रा राइट है। विलियम हंटर, इंडियन मुस्लिम नामक किताब विलियम हंटर ने लिखी थी। भाई तुम लोग यार इतना कॉन्फिडेंस से आंसर दे रहे हो कि मैं ही डाउट हो रहा हूं। रुक जाओ एक मिनट भाई, गूगल से पूछ लूं, भारतीय मुसलमान नामक पुस्तक किसने लिखी? यार डब्ल्यू हंटर। तुम लोग तो यार मुझे ही कंफ्यूज कर दिए। डब्ल्यू हंटर, विलियम हंटर, 100%। भले सब एक सुर में बोल रहे हो, इतनी कॉमन किताब हमें कंफ्यूज कर रहे हो, लेकिन पहली नजर में एक चीज और यार तुम्हें गुरु मंत्र दे दूं। एक चीज और, क्या गुरु मंत्र है कि जब पढ़े रहो पहली बार में जो टिक लग जाए उसमें डाउट मत होना भाई। जहां सही वाला लगे कि डाउट है, ये गलत मैंने लगा दिया, वहीं करिएगा। ध्यान से समझिएगा, जब आप पढ़े रहते हैं तो हमेशा सही पर टिक करते हैं। जब माइंड स्ट्राइक, क्योंकि मेरा माइंड तुरंत स्ट्राइक किया, तुरंत, लेकिन डाउट हुआ, आप लोगों का आंसर देख के मैं डाउट हो गया, तो इसीलिए मुझे डाउट मिटाने के लिए ऐसा करना पड़ा, है ना बेटा? इंडियन मुस्लिम, भारतीय मुसलमान, अरे इसकी बड़ी पुरानी हिस्ट्री है, इसलिए कभी भी आप हड़बड़ाहट में काम मत करिएगा, ठीक है बेटा? तो बिल्कुल यही है विलियम हंटर, भारतीय मुसलमान। चलिए आगे देखिए, 1880 के दशक में इंडियन मिरर नामक एक न्यूज़पेपर का प्रकाशन होता था, जिसमें देवेंद्रनाथ टैगोर वगैरह भी राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रकाशन करते थे। तो ये कहां से होता था? बंबई से, कोलकाता से, मद्रास से, पांडिचेरी से? कहां से इसका प्रकाशन किया जाता था बेटा? सारे बच्चे बताएंगे। पहली नजर से ही यार, जो पहली नजर का सही लगता है वही अंत में सही नजर आने लगता है, लेकिन कहीं कहीं गड़बड़ होता है। पहली नजर का लगा बहुत खतरनाक होता है। इंडियन मिरर, शाबाश शाबाश, क्या बात। चलिए सतर्क भी रखना है सतर्क रखना है भाई, मने मैं कहता हूं लगा, लेकिन एक बार सोच जरूर लेना है। ज्यादा डाउट होने लगे तब पहले पर ध्यान देना, अगर कई ऑप्शन मिल जाए तब पहला, है ना? नहीं तो जो सही है वो सही है, विचार विमर्श कर लेना। कोलकाता, यस यस, ये नहीं होगा, कोलकाता है। सेकेंड कोलकाता, यही सही है। देवेंद्रनाथ टैगोर
ने भी इसके लिए लिखने का कार्य किया था। ठीक, तो ये इस प्रकार से यार हम सभी 50 क्वेश्चन पहुंच गए। और करा दें 10 और करा दें कि पढ़ोगे अब जाके? को 10-15 और करा दें अगर इच्छा है तो, या पढ़ोगे? जैसा तुम लोग कहो वैसा करो। पहली नजर अट्रैक्शन होता है बेटा, पहली नजर का अट्रैक्शन। कोई जरूरी नहीं कि वो सही हो, क्योंकि बाहर से दिखने वाला खतरनाक भी हो सकता, अंदर कुछ और बाहर कुछ और। इसमें भी मैंने जो लगा यही सही है, लेकिन एक बार विचार करना। इसलिए तो मैंने कहा कि आंसर पहली बार में मत भरना, पहली नजर में आंसर नहीं भरना, दोबारा वापस आते समय फिर आंसर विचार करके भरना। एक बार लौटना जरूर है, अपने ऊपर ध्यान रखना है कि यार कहीं मैं गड़बड़ तो नहीं हूं। पहली नजर अट्रैक्ट जरूर कर सकती है, बट ठीक है, बट उस पर पलटकर सोचना जरूरी। इसीलिए मैंने कहा पहली नजर में टिक करना, और फिर घूमकर जब वापस आएंगे तो इत्मीनान हो के फिर गोले को भरेंगे, फिर फिक्स करेंगे ना भाई यही सही है हमारे लिए। जी जी मैं सही बोलूंगा, यस यस बेटा। ठीक है, तो क्या चाहते हैं आप लोग, और आगे बढ़ूं और 10 क्वेश्चन और करा दूं, या पढ़ोगे जाके? तुम्हारा कॉन्फिडेंस कैसा कह रहा? हम सभी आपके लिए हैं, अगर और करना चाह रहे हैं तो और कर दूं मैं। क्या जी सर, आगे और बताऊं? जाके फैक्ट रिवाइज करो कि क्वेश्चन कराओ? और अच्छा 10 और करा दूं? चलो 10 और करा दो, 10 और करा, चलो 10-15 और करा दे रहा हूं, बाकी आंसर सीट डाल दूंगा। अंग्रेजी आर्थिक नीति को किसने औपनिवेशिक अर्थनीति कहा? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय, है ना? तो अंग्रेजी आर्थिक नीति को औपनिवेशिक अर्थनीति कहने का काम सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने किया था। क्योंकि दादा भाई नौरोजी नहीं है तो अब इसमें क्या आंसर दोगे? बताओ, दादा भाई नौरोजी जब नहीं है फिर क्या करोगे आंसर इसमें? सभी बच्चे मदन मोहन मालवीय, यस राइट, क्योंकि यह भी प्रसिद्ध हिंदूवादी नेता थे और राष्ट्रवादी भी थे, भारतीय संस्कृति के प्रणेताओं में से एक रहे हैं। बहुत शानदार, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न, भारत में पहला रेल मार्ग, तो हलवा क्वेश्चन है यार। कोलकाता से रानीगंज, बॉम्बे से पूना, कोलकाता से जमशेदपुर, बॉम्बे से ठाणे। कोलकाता से रानीगंज ये दूसरा वाला था, दूसरा था, है ना? पहला कौन है? बॉम्बे से ठाणे, है ना? 1853 में, 1853 में बॉम्बे से ठाणे। चलो आगे बढ़ो बेटा। अगला प्रश्न, अस्थाई भूमि बंदोबस्त में जमींदारों का हिस्सा क्या होता था? 1/4, 1/6, 1/11, 1/2, क्या होता था? क्या होता था अस्थाई भूमि बंदोबस्त में? बोलो जल्दी से सभी बच्चे, फटाफट, कितना हिस्सा होता था? जल्दी से सभी बच्चे। शाबाश शाबाश, वेरी नाइस, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है कि 10/11 भाग किसानों का और 1/11 भाग जमींदारों का, अर्थात सी आंसर, सी राइट आंसर है। ठीक है, सी सबसे बेटर आंसर है। चलिए आगे देखिए बेटा, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपको ध्यान देना, निम्नलिखित में से किन आरंभिक राष्ट्रवादियों ने भारत में हो रहे अनौद्योगिकरण का खुलासा पहली बार किया? है ना? तो बताइए, मदन मोहन मालवीय, रमेश चंद्र दत्त, है ना, बाल गंगाधर तिलक, और श्रमिकों की सेवा सर्वे में यह बात सामने आया कि अनौद्योगिकरण हो रहा है भारत का। किसने कहा सबसे पहले? बताइए बेटा, अनौद्योगिकरण माने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा भारत का, ये सर्वप्रथम विचारधारा किसके मन में आई? किसने ये बात
प्रकट की कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बेटा ये बाल गंगाधर तिलक नहीं बल्कि आरसी दत्त ने कहा, रमेश चंद्र दत्त, है ना। इसमें दादा भाई नौरोजी का नाम है ही नहीं है, इसलिए उन्हीं के साथ हम जाएंगे। अब आइए ये प्रश्न जरा देखिए, 18वीं शताब्दी के कौन कौन से नगर तांबे और पीतल के उद्योग के लिए जाने जाते थे? तांबे और पीतल के लिए बंबई, कोलकाता, पुणे, अहमदाबाद, दिल्ली, नासिक, बनारस, पूना, नासिक, बनारस, आगरा, लखनऊ, है ना। कहां पर तांबे और पीतल का काम उच्च कोटि का होता था? सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे, शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। चलिए चलिए बताइए बताइए, बिल्कुल सही, जितने बच्चों ने सी आंसर दिया सभी सही है, सी वाले सभी राइट है। बनारस, पूना, नासिक, यहां पर पीतल का काम और तांबे का काम बड़े लेवल पर होता था। आधुनिक युग में मुरादाबाद में होता। वर्तमान में सबसे ज्यादा पीतल का काम कहां होता है? पीतल नगरी किसे कहते हैं? मुरादाबाद को, है ना। मुराद ने इसे बसाया था, है ना। आधुनिक युग में मुरादाबाद को यह कहा जाता। आइए नेक्स्ट लेके चलते हैं बेटा, अगला प्रश्न, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने क्या समाप्त किया? प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतीय द्वैध शासन, भारत की संघीय संरचना या जिम्मेदार केंद्रीय सरकार? माने क्या इसने हटाया, क्या इसने हटाया? सभी बच्चे क्या हटाया? गुड गुड गुड, चलो 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 सभी दो आंसर, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बिल्कुल यही हटाया। ये हटाकर प्रांतों को पूर्णतः स्वायत्तता दे दी। हुआ ये, किया ये, इसे हटाकर। हाँ लेकिन ध्यान रखना, इसमें केंद्रीय द्वैधता लागू किया, केंद्र में द्वैध शासन, द्वैधता लागू। कहां से हटाया कहां लगाया? कहां से हटाया कहां लगाया? प्रांत से हटाया और केंद्र में लगाया, है ना। तो ये आपका आंसर होगा। केंद्रीय द्वैध शासन कहां लागू होता है? तो आपका आंसर होगा 1935 के अधिनियम से केंद्रीय द्वैध शासन लागू हुआ। आगे देखिए बेटा, अगला जरा प्रश्न देखिएगा नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा? एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं, ब्रेक तो है परंतु इंजन नहीं, या अनेक ब्रेकों वाली कार। जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, गांधी जी और एस सी बोस, सुभाष चंद्र बोस, है ना। ब्रेक तो है बिना इंजन के, बिना इंजन के ब्रेक, इंजन नहीं ब्रेक ही ब्रेक, दुनिया भर के बाउंडर है। किसने कहा, किसने कहा इसमें? बिल्कुल सही सारे बच्चे, ये जवाहरलाल नेहरू, जे नेहरू ने इसकी आलोचना की थी कि इतने ब्रेक हैं, इंजन का पता नहीं है। बहुत शानदार। सपना तुम्हें भी तो आ रहा भाई, तुम तो सारे आंसर सही कर रही हो, कह रही हो हमें नहीं आ रहा इतिहास। बहुत बढ़िया, तुम भी कर रही हो, वेरी गुड, ज्यादातर तुमने सही किया है। बस हमारे दिए गए फैक्ट को रिवीजन करो, ठीक है। आगे देखिए बेटा नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार कर दिया, माने रिजेक्ट कर दिया? रामगढ़ अधिवेशन 1940, लखनऊ अधिवेशन 1936, फैजपुर अधिवेशन, या इनमें से कोई नहीं? किसमें रिजेक्ट किया? सभी सभी बच्चे फटाफट, सभी फटाफट बताएंगे। बहुत बढ़िया, शानदार, सभी आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो बिल्कुल सही है दूसरा बी आंसर। आप लोगों के साथ साथ यहां एक और कंपटीटर बैठा है भाई, वो भी उत्तर दे रहा है। एक और कंपटीटर बैठा इस तुम्हारे कंपटीशन में भागीदार हो रहा है, आंसर दे रहा है।
लगातार तुम्हारे सीध साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है हमारी छोटी पता कुछ भी नहीं है बस देखो सबको बेस्ट ऑफ लक बोलो कि सबका हो जाएगा, ठीक है। ये भी यही कुर्सी बैठ के ऐसे बोलो, ऐसे बेस्ट ऑफ लक ये भी आंसर दे रही तुम्हारे साथ, है ना। ये भी हर आंसर दे रही, दूसरा तीसरा उंगली उठा उठा के हमें दिखा रहे हैं और अभी है सेकंड में। देखो देखो सबने तुम्हें थैंक यू बोल दिया, देखो थैंक यू बेटा, देखो सब कह रहे हैं थैंक यू बेटा चलो भाग जाओ, चलो डिस्टर्ब ना करो, ठीक है बेटा। चलिए 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 चलो 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 आइए, दो प्रश्न और कर लीजिए, बिल्कुल सही है। तो ये भी यहाँ एक दो करती रहती, जो सटीक बैठ जाता है खुश होती है कि हाँ देखिए हमारा सही हो गया, है ना। चलिए तो नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत अक्टूबर 1947 में भारत के संविधान का प्रथम ड्राफ्ट संविधान सभा की सलाहकार शाखा द्वारा तैयार किया गया? प्रथम ड्राफ्ट बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, के एम मुंशी, बी एन राव, बताओ भाई। हाँ चलो, ये देखो भाई सपना कह रही है कि अगर हो जाएगा तो मैं मिठाई खिलाएंगे। ये मिठाई वाले नहीं भैया, सब चॉकलेट वाले हैं। सपना ये सब चॉकलेट खाने वाले हैं, मिठाई वाले नहीं है, ठीक है। तो चलिए, तो ये जो पहला ड्राफ्ट बना था संविधान सभा का, वो बी आर अम्बेडकर साहब, भले भाषा बदल दिया क्योंकि बच्चे यहां कंफ्यूज हो सकते हैं कि प्रथम ड्राफ्ट कौन है, प्रथम ड्राफ्ट कौन है इसमें। तो आपको फिर भी आपको 47 अक्टूबर की बात कर रहा ना बेटा, 47 की बात कर रहा है, अक्टूबर 1947। तो बी आर अम्बेडकर ही आंसर देना है, इनके झांसे में नहीं आना है, ठीक है। और ये ले लीजिए आप 10 क्वेश्चन में और 60 करा दे रहा हूं। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में किस कोर्ट को फौजदारी अपील करने का सर्वोच्च कोर्ट माना? माने फौजदारी मतलब समझते हो, लड़ाई झगड़ा, है ना। लड़ाई झगड़े वाली जो अपील थी, सबसे बड़ी कोर्ट थी, उसके ऊपर नहीं जा सकते थे। तो सर्किट कोर्ट, प्रांतीय कोर्ट, सदर दीवानी, सदर निजामत। फौजदारी माने मारपीट जो होता है उसमें, है ना। तो कौन सी कोर्ट ऐसी थी जो सबसे फाइनल मानी जाती? राजू सिंह, सी कैसे होगा यार? राजू सिंह, सी कैसे होगा बेटा? सी तो दीवानी, तो जमीन जायदाद, दीवानी मतलब जमीन एवं मालियत से संबंधित होता दीवानी, ये तो होगा नहीं, डी होगा, डी। सदर निजामत अदालत, ठीक है बेटा, सदर निजामत अदालत इसके लिए जानी जाती थी, ठीक है बेटा। चलो ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो जल्दी से फटाफट, कुछ और कर लो दो चार। सम्राट अशोक का 7वां स्तंभ लेख कहां पाया गया? 7वां स्तंभ लेख, दिल्ली मेरठ, दिल्ली टोपरा, सारनाथ, लौरिया, राज। 7वें स्तंभ लेख भाई, सम्राट अशोक के 7 स्तंभ लेख थे, तो कहां कहां पाए गए? तो एडी में, एसीडी में, या बी में, या केवल डी में, कहां पाया गया? हाँ 7वां स्तंभ लेख। कोई बात नहीं, यही तो जल्दीबाजी से बचना है भाई, इसी जल्दीबाजी से बचाव करना है राजू सिंह, इसी जल्दीबाजी से हमें बचना पड़ेगा, है ना। बहुत शानदार, जितने बच्चों ने केवल बी आंसर दिया, मतलब दिल्ली टोपरा एकमात्र ऐसा स्तंभ है जिस पर 7 स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं, 7, है ना। तो दिल्ली टोपरा, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया आंसर। और एक चीज यही और ले लो यार, एक चीज यही और ले लो, दिल्ली टोपरा, हाँ, पढ़ा गया प्रथम अभिलेख भी था, यही दिल्ली टोपरा,
अशोक का पढ़ा गया पहला अभिलेख जो जेम्स प्रिंसिप ने पढ़ा था, इसी को कहते हैं। और खोजा गया प्रथम, मिला, खोजा गया प्रथम पूछ ले तो दिल्ली मेरठ माने मेरठ मिला, खोजा गया या मिला। सबसे पहले मिला मेरठ, और सबसे पहले पढ़ा गया टोपरा, पढ़ा। इसी पे सातों स्तंभ लेख भी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट जरा देख लो, अगला जरा देखो। निम्न में कहा चंद्रगुप्त सभा का उल्लेख है? अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, महाभाष्य, परिशिष्ट पर्वन, है ना। तो देखिए ये तो इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन चंद्रगुप्त की सभा में कूटनीतिक विवाद होता था, राजनीति होती थी, इसमें बेटर आंसर आपका बी हो जाएगा, है ना। वैसे चंद्रगुप्त की सभा का उल्लेख मुद्रा राक्षस के साथ साथ उसमें भी दिया, है ना, उसमें भी, दोनों अर्थशास्त्र में भी है, बता दे रहा हूं। चंद्रगुप्त की सभा का जो उल्लेख है वो अर्थशास्त्र में भी दिया गया। आगे देखिए बेटा, अगला यहां ध्यान दीजिए। सारनाथ के धर्मराजिका स्तूप का निर्माण किसने कराया? अशोक, कनिष्क, मेनांडर, हर्ष। अच्छा, सारनाथ का धर्मराज स्तूप किसने बनवाया था? अगर धर्मराजिका पूछ लिया तो, और या धर्मराज पूछ लिया तो क्या बताओगे? हाँ बोलो। तो धर्मराजिका स्तूप और कहां पर है? अन्य किस स्थान पर है धर्मराजिका स्तूप? दो प्रश्न मैंने दे दिया आपको। अन्य किस स्थान पर है धर्मराजिका स्तूप? अन्य किस स्थान पर है, कौन बताएगा? बोलो सारे बच्चे। धर्मराजिका स्तूप अन्य किस स्थान पर है पूछा जाए तो ये तक्षशिला में भी है, अशोक ने यहां बनवाया था, तक्षशिला में भी। और धर्मराज स्तूप गुप्तकालीन कुमार गुप्त ने कराया, गुप्तकाल कुमार गुप्त, ध्यान रखना। जो आज सारनाथ में धर्मराज स्तूप है वो कुमार गुप्त ने कराया। आलोक मिश्रा पहले नहीं बोली, धैर्य। तो तक्षशिला में भी धर्मराजिका नाम का स्तूप है, ध्यान रखिएगा, सारनाथ जैसा। और धर्मराज नाम का स्तूप गुप्तकालीन है, जो वर्तमान समय वहां ईंटों से बना हुआ है ना, वो कुमार गुप्त ने बनाया। हाँ, क्या दिक्कत है बेटा? आलोक, क्वेश्चन 62 नहीं है क्लियर? अच्छा भाई आ जाओ। अरे यार बताया तो, इसमें रियल जो आंसर है देखो, ये भी है, ये भी है, लेकिन ज्यादा वर्णन बी में, 62 का बी, ज्यादा वर्णन बी में है। बहुत बढ़िया, आस्का तो पूरा पढ़ा डाली भाई, वाह, आस्का ने तो पूरा पढ़ा दिया। तुम लोग कितनी जल्दी तुमने टाइप किया जी। अच्छा, बोल बोल के इसने पढ़ाया। अच्छा, रिकॉर्ड होके आ गया, चलो वेरी गुड, चलो शानदार। आगे बढ़ो, आगे देखो। सारनाथ के धर्मराजिका स्तूप करने, अरे भाई तो रिपीट हो गया यार, अशोक, ओहो ये तो रिपीट हो गया। चलो आगे देखिए, ये कौन सा एक भूमि माप की इकाई है? गुप्त काल की है ये। धरण, कर्ष, निवर्तन, विंसोपक, कौन भूमि माप की इसमें इकाई है? अच्छा, कब बोला ही है? अरे वाह, अच्छा मेरा रिकॉर्ड होके आ गया, ये तो तुम ऐसे ही कह रही हो। बोलो भाई, इसमें कौन सी भूमि मापन की इकाई है? हाँ, भूमि मापन की इकाई सब गलत कर रहे हो यार, निवर्तन है, निवर्तन। भूमि मापन कौन सी है? निवर्तन, है ना। भूमि मापन निवर्तन है, आस्का ने सही बताया। चलो आगे देख लो, अगला प्रश्न। निम्न में किसने सैंड्रोकोटस और सिकंदर महान की मुलाकात का उल्लेख किया? प्लिनी, जस्टिन, स्ट्रैबो, मेगास्थनीज। देखिए इसमें क्या है,
कि जस्टिन ने भी किया, जस्टिन एवं प्लूटार्क इन दोनों ने किया। प्लूटार्क रोमन है, जस्टिन है ना यूनानी है। तो प्लूटार्क ने भी किया है और जस्टिन ने भी किया, दोनों ने किया है, ध्यान रखना है ना, दोनों ने किया। ठीक बेटे, क्लियर हो गया यहां तक? बस अब आज यहीं तक करो, शेष अपने से कर जाओ। 30-35 क्वेश्चन और हैं, कर जाओ, ज्यादा टाइम हो रहा है ना। अब बस इतना बहुत हो गया, इसको कर लो। शेष बचा हुआ कहोगे तो कल और करा देंगे, कल थोड़ी देर करा देंगे और फिर इसके बाद आपको शुभकामनाएं देकर छोड़ देंगे। ठीक है, बस आज यहीं तक रखिए, काफी हो गया। हाँ कल करा देंगे, कल तुमसे आलोक जी, कल सभी से मुलाकात करूंगा। सबका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम ऊंचाई पर ले जाना है मुझे, लेकिन मैंने जो कहा है वो काम करना है। विशेष करके बेटा, है ना, हो सकता है दोपहर में ही मिल लूं आप लोगों से, हो सकता है दोपहर में ही 2 बजे के आसपास मुलाकात आपसे कर लूं। और मेन चीज है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊंचा उठा रहना चाहिए और हमसे डिस्कस भी कर लीजिएगा कि कैसे क्या किया जाए। आपको शुभकामनाएं भी देना है, चैन से एंजॉय करिए, है ना, रिवीजन करिए। 2 रात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 2-4 घंटे ही सोइए, कोई दिक्कत नहीं, तो आज और कल, लेकिन 16 के दिन में सोइए, जम के यात्रा करिए, 16 की रात में सोइए आराम से, लेकिन 17 की सुबह कोशिश करके 1-2 घंटे रिवाइज जरूर कर लेना। ठीक, उम्मीद है कि मेरा दिया गया मैसेज आप सभी को समझ में आया। तो कैसा रहा सेशन, कमेंट जरूर करिएगा। सेशन कैसा रहा बताइएगा जरूर, क्या फील किया बेटा, कैसा महसूस किया, कॉन्फिडेंस कुछ बढ़ा, कॉन्फिडेंस के लेवल कुछ हाई हुआ या आप भी घबरा रहे हैं? उम्मीद है कि नहीं घबरा रहे। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अरे वाह भाई, बहुत बड़ी दवा मैंने दी, वाह, सरदर्द दूर करना यार बहुत बड़ा काम है ना। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस, बस ध्यान रखना गुरुमंत्र, रिवीजन नहीं छोड़ना, फैक्ट का। क्वेश्चन पर चिंता अब बंद कर दीजिए, क्वेश्चन दोहराना बंद कर दीजिए। थैंक यू। पूरे गुप्त काल में राजू सिंह, निवर्तन किसी एक राजा का नहीं बेटे, राजू सिंह किसी एक राजा का नहीं, पूरे गुप्त काल में निवर्तन, निवर्तन जो मापन की इकाई थी, अनाज मापन। ठीक बेटे, चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।